हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैश कोर्स बाय बाबा। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत में जितने भी पांचों वंश हुए हैं, उन सभी पांचों वंशों में जितने भी शासक हुए हैं, उन सभी शासकों का कालक्रम और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी एक दो लाइन की जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो स्पेशली प्रत्येक डायनेस्टी के बारे में होगा, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। सो स्टार्टिंग दिल्ली सल्तनत, देर आर 5 डायनेस्टीज इन दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश है। गुलाम वंश का जो पीरियड है वो है 1206 टू 1290। फिर खिलजी वंश आता है 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1414। सैयद वंश 14 से 51। फिर लोधी वंश 1451 से 1526। और 1526 में 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा भारत में होती है। तो देखते हैं हम लोग गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश में निम्नलिखित शासक हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसने 24 जून 1206 को दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ये जो था, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे, ताजुद्दीन एल्दौज, नसरुद्दीन कुबाचा और ये कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर के अमीरों के द्वारा भारत में शासन करने के लिए इनवाइट किया गया और 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। उसके बाद 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो अगला शासक हुआ वह इसका पुत्र आराम शाह था। आराम शाह एक प्रभावशाली शासक नहीं था और यह मात्र 8 महीने के लिए शासक बना था। इसको इल्तुतमिश ने पराजित किया और इल्तुतमिश फिर अगला शासक बनता है 1210 से 1236। इल्तुतमिश को भारत में दिल्ली सल्तनत का एक्चुअल रूलर कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसने 36 तक शासन किया। फिर इसने बहुत सारे काम किए, जैसे सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति इसी को मिली थी खलीफा के द्वारा। इसी को अल आदिर मुस्तशीर के द्वारा इसी को सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके जो 2 अन्य गुलाम थे मोहम्मद गौरी के, ताजुद्दीन एल्दौज और नसरुद्दीन कुबाचा। ताजुद्दीन एल्दौज को तराइन के तृतीय युद्ध में इसने पराजित किया। नसरुद्दीन कुबाचा को 1228 में इसने पराजित किया। फिर 1236 में जब यह बमियान अभियान पर जा रहा था, तब तबीयत खराब होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इसका पुत्र आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह भी 1236 में कुछ समय तक के लिए शासक बना, लेकिन वह अल्पायु शासक था, एक निरंकुश टाइप का शासक था। और उसके समय उसकी माता शाह तुर्कान शासन पे छाई रही। फिर नेक्स्ट रूलर जो आती है वो होती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। 36 से 40 तक इसने किया। फिर डाकुओं के द्वारा कैथल नामक जगह पे 13 अक्टूबर 1240 को इसकी हत्या कर दी गई। फिर आता है मुइजुद्दीन बहराम शाह, 40 से 42 रहता है। इसके समय नायब ए मुमलिकात नामक पद का गठन किया गया था। फिर आता है अलाउद्दीन मसूद शाह, 42 से 46। फिर आता है नसरुद्दीन महमूद, 46 से 65। इसने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी और बलबन ने अपनी पुत्री की शादी नसरुद्दीन महमूद से कर दी थी। नसरुद्दीन महमूद जब 1265 में डेथ कर गया, तब आता है बलबन। बलबन रूल करता है 1266 से लेकर 1287 तक। फिर उसके बाद गुलाम वंश का जो अंतिम शासक रहता है उसका नाम रहता है क्यूमर्स। क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में कर दी और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अगला शासक बनता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से लेकर 1296 तक शासक रहता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के भतीजे और उसके दामाद, एक ही व्यक्ति है, वो भतीजा भी है और उसका दामाद भी है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में उसकी हत्या करवा दी इख्तियारुद्दीन हूद और मोहम्मद सलीम के द्वारा। इलाहाबाद में कड़ा मानिकपुर एक जगह है, वहाँ पर इसकी हत्या करवा दी। फिर अलाउद्दीन खिलजी एक काफ़ी प्रभावशाली शासक बनता है। 1296 से लेकर 1316 तक इसका शासन रहता है। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने का प्रथा लाया। इसी के दरबार में अमीर खुसरो और हसन निजामी नामक कवि थे। और इसने क्या किया था, तो इसने बहुत सारा काम किया था, जैसे गुजरात अभियान किया था 1299 में, रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़ अभियान 1303 में, पद्मावत मूवी जिस पे बनी है। तो इसने बहुत सारे काम किए। इसने अलाई दरवाज़ा भी बनवाया है, हौज खास, सीरी फोर्ट, जमात खाना मस्जिद, हजार खंबा महल, ये सब चीज़ इसने बनाया है। और जलोदर नामक रोग से अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई। उसके बाद आता है मुबारक खिलजी।
मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। इसे नग्न स्त्री और नग्न पुरुषों की संगत पसंद थी। इसने क्या किया था, तो इसने खलीफा की उपाधि भी धारण की थी। बाद में क्या हुआ कि इसका जो वजीर था खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और फिर वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो खां के बारे में एक जब बात पूछता है, इसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि भी धारण की थी। बाद में खुसरो खां की भी हत्या कर दी गई और वो हत्या की गयासुद्दीन तुगलक ने, और गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की। अब जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है वो आती है तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी का जो एस्टैब्लिशर रहता है वो है गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से 1325 तक इसका शासनकाल रहता है। इसने खुसरो खां को पराजित किया 5 सितंबर 1320 को, और 3 दिन बाद 8 सितंबर 1320 को यह गद्दी पर बैठ गया। इसने मलिक उल गाजी की उपाधि भी धारण की थी। यानी पूछा जाता है गाजी की उपाधि किसने धारण की, तो इसमें इसका नाम आता है गयासुद्दीन तुगलक का। इसे मलिक उल गाजी या गाजी मलिक भी कहा जाता है। गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला, और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है जिसने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी के समय 3-4 विद्रोह हुए थे। तो उसने विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया था कि अमीरों की भूमि को छीन लिया था और सभी को खालसा भूमि में परिवर्तित करने का प्रयास किया था। इसने अलाउद्दीन खिलजी के समय लिए गए भूमि को वापस लौटा दिया। इसने किसानों के हित में कार्य किया। इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया था। लेकिन जो नहरों का जो वास्तविक निर्माता बोला जाता है, जिसने नहरों का जाल बिछाया, वो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद कैकूबाद नामक एक व्यक्ति जो है वो शासक बनता है। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आता है। मोहम्मद बिन तुगलक को पगला सुल्तान कहा जाता है क्योंकि इसने जितने भी प्रयास किए प्रशासन में सुधार लाने के या फिर कोई भी नई नीति लाई, वो सारी नीतियाँ असफल हो गई। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक। उसके बाद 3-4 शासक आते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद आता है नसरुद्दीन महमूद तुगलक 1398 से लेकर 1414 तक। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत को लगभग तबाह कर दिया था। फिर नेक्स्ट डायनेस्टी जो आती है वो आती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का जो स्टैब्लिशर है वो आता है खिज्र खां। खिज्र खां का शासन पीरियड रहता है 1414 से लेकर 1421। जब तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया था उस समय खिज्र खां ने उसका सपोर्ट किया था। इस कारण से भारत जब तैमूर ने छोड़ा तब उसने मुल्तान, लाहौर और दियालपुर की सूबेदारी खिज्र खां को सौंप दी थी। खिज्र खां जो था यह तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था और इसने खिज्र खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। फिर आता है मुबारक खां। इसे मुबारक शाह भी कहा जाता है। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। यह सैयद वंश का सबसे अच्छा शासक था। इसके समय तारीख़ मुबारक शाही लिखी गई याहिया बिन सरहिंदी के द्वारा। फिर अगला शासक आता है मोहम्मद शाह 1414 से लेके 1434 से लेके 1445 तक। फिर लास्ट रूलर जो रहता है अलाउद्दीन आदिल शाह रहता है। आदिल शाह जो था इसका अपने वजीर हमीर खां से मतभेद हो गया था। इस कारण से यह बदायूं जाकर बस गया था और जाने से पहले यह अपनी पत्नी के 2 भाइयों को अपना शासन सौंप गया था। फिर उसके बाद आता है लोधी वंश। तो लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। सबसे लंबा टाइम पीरियड इसी का रहता है। बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489 तक। इसने क्या किया था, तो जो धीरे धीरे जो सल्तनत के हिस्से इधर उधर भाग रहे थे, जो छूट रहे थे कंट्रोल से, उन हिस्सों को इसने वापस दिल्ली सल्तनत में इंक्लूड करने का प्रयास किया था। इसके दरबार से कोई भी खाली नहीं जाता था। ग्वालियर अभियान से वापस लौटते समय लू लग जाने से इसकी मृत्यु हो गई। फिर अगला शासक आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1517 तक। इसने आगरा नामक शहर की स्थापना की और 1506 में उसको अपना राजधानी भी बनाया। सिकंदर लोधी गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में पोयम भी लिखता था। इसके समय गान विद्या का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदरी लिखा गया। फिर आता है लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। 1517 से लेकर 1526 तक ये रहता है। इसने 1517 से 18 में खतौली का युद्ध किया था राणा सांगा से, जिसमें से राणा सांगा जीता तो था लेकिन अपना एक हाथ खो बैठा था। इस कारण से वह जीत कर भी हार गया था।
उसके बाद इब्राहिम लोदी जो था, इसकी नीतियाँ काफ़ी दमनकारी हो गई थी। इस कारण से पंजाब के सूबेदार दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने बाबर को निमंत्रण भेजा, और बाबर ने जो अपना पुस्तक लिखा है बाबरनामा जिसको वाक्य है बाबरी भी कहते हैं, उसमें उसने बताया है कि राणा सांगा ने भी बोला था कि आप आइए और भारत मतलब कि इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाइए। फिर बाबर ने 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में हमला किया, यानी कि भारत पर हमला किया, और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 21 अप्रैल 1526 को भीषण युद्ध हुआ, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई, क्योंकि उसने तोपखाने का प्रयोग किया था, तुगलुमा युद्ध पत्ती का प्रयोग किया था इसका, और उस्मानी रूमी पद्धति से तोपखाने को 2 गाड़ियों के बीच में सजा दिया था, और इसकी जो टेक्निक थी वो काफ़ी अच्छी थी। इस कारण से बाबर जो था इब्राहिम लोदी को इसने पराजित कर दिया, और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो कि युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया था। यानी इस प्रकार पूरा सिस्टम ये समाप्त होता है। फिर यानी रिवीजन एक बार देखते हैं तो गुलाम वंश में आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, बलबन। फिर लास्ट रूलर आता है क्यूमर्स की हत्या की जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और फिर आता है खिलजी वंश, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी की हत्या उसके वजीर खुसरो खान ने कर दी। उसके बाद फिर आता है तुगलक वंश, तो तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक ने वजीर खुसरो खां की हत्या कर दी। फिर कैकूबाद, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिर 3-4 शासक आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक, जिसके समय तैमूर का आक्रमण हुआ था। फिर आता है सैयद वंश, खिज्र खां, मुबारक खां, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आदिल शाह। फिर आता है लोदी वंश, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। अब अगले वीडियो में हम लोग स्पेशली गुलाम वंश के बारे में देखेंगे, और जितने भी उसके शासक हुए हैं जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, गयासुद्दीन तो तुगलक वंश में आता है, नसरुद्दीन महमूद, जितने भी ये शासक हुए हैं उन सब के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।